हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई चीज़ के बारे में जानेंगे और वो है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। आप सभी एथलीट्स ने ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के बारे में कभी ना कभी सोचा होगा, लेकिन स्पेसिफिकली इसके बारे में यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है। लेकिन जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग रहता है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यही डिसाइड करता है कि एक एथलीट कितना जल्दी प्रोग्रेस करेगा। और जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग है ये सिर्फ एथलेटिक्स के लिए हेल्प नहीं करेगा, ये हर इवेंट हर स्पोर्ट में हेल्प करेगा। चाहे आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, जो भी स्पोर्ट आप खेलते हो, ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है ये होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब होता है कोई भी एक चीज करने से या सीखने से किसी और चीज के करने या सीखने में कोई एक अफेक्ट आता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना सीख जाते हो तो फिर इस तरह के क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो फिर आप ये चीज़ भी उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आपको साइकिल चलाना आ गया तो फिर आप स्कूटी चलाना बड़े आराम से सीख जाओगे। वैसे ही अगर आपको बाइक चलाना आ गया तो फिर आपके लिए कार चलाना थोड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि कैसे क्लच काम करता है, कैसे हम गियर चेंज करते हैं। तो यही होता है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कोई एक चीज़ को अच्छे से करने से आप कोई दूसरी चीज़ भी अच्छे से कर पा रहे हो। अब लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग रहता है ये तीन तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, एक होता है जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग और एक होता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब होता है कि अगर आप कोई एक चीज अच्छे से कर रहे हो तो फिर आप दूसरी चीज भी और अच्छे से कर पाओगे। जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप कोई एक चीज कितनी ही अच्छे से कर लो उससे दूसरी चीज पे कोई भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। वैसे ही नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप कोई एक चीज अच्छे से कर पा रहे हो लेकिन उसकी वजह से आप दूसरी चीज अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब इसके कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। लेग प्रेस करने का एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होता है स्क्वाट के ऊपर। मतलब अगर आप लेग प्रेस और अच्छे से और हैवी वेट से कर पा रहे हो तो फिर उसकी वजह से आप स्क्वाट भी और ज्यादा हैवी वेट से कर पाओगे, क्योंकि दोनों का जो मूवमेंट है वो लगभग सिमिलर है और काफी हद तक सेम मसल ग्रुप उन दोनों एक्सरसाइज में काम करती हैं। अगर आप साइकिलिंग अच्छे से करोगे तो उससे आपके जेवलिन थ्रो की टेक्निक इंप्रूव नहीं होगी। तो ये एक एग्जांपल है जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का। यहाँ पे आप एक चीज को चाहे कितना ही अच्छा कर लो उससे आपकी दूसरी चीज इंप्रूव नहीं होगी और ना ही खराब होगी। ऐसे ही हम एक नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करोगे तो उसका एक नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग रहेगा जिम्नास्टिक्स पे। मतलब अगर कोई जिम्नास्टिक्स वाला एथलीट है और वो बॉडी बिल्डिंग करने लग जाएगा तो उसकी वजह से उसके जो जिम्नास्टिक्स वाली परफॉर्मेंस है उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि जिम्नास्टिक्स में हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी ज्यादा चाहिए रहती है और बॉडी बिल्डिंग करने की वजह से वो चीज थोड़ा कम हो जाएगी। हर एथलीट का, हर स्पोर्ट्समैन का एक गोल रहता है और वो एथलीट उस गोल से थोड़ा बहुत दूर रहता है। तो अगर ये गोल है और ये वो एथलीट है तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इस एथलीट को उसके गोल के पास लेके जाएंगी और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इस एथलीट को इस गोल से दूर लेके जाएंगी। और वहीं पे कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इस एथलीट को ना तो गोल के पास लेके जाएंगी और ना तो दूर लेके जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा गोल है कि मेरे को अपनी स्प्रिंट की स्पीड बढ़ानी है तो फिर स्टार्टिंग में मैं अपने गोल से थोड़ा दूर रहूंगा। अगर मैं ब्रॉड जंप जैसी एक्सरसाइजेस करूंगा तो उसका एक पॉजिटिव ट्रांसफर रहेगा मेरी स्पीड पे, क्योंकि ब्रॉड जंप में भी हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं और सेम यही चीज हमें स्प्रिंट करते हुए करनी रहेगी। तो इस वजह से एक चीज को इम्प्रूव करने से मैं दूसरी चीज को भी इम्प्रूव कर पाऊंगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए कैलिस्थेनिक्स जैसी एक्सरसाइजेस करूंगा तो उसका कोई एक पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं आएगा। इस तरह की एक्सरसाइज करने से हमारी स्पीड पे बहुत ज्यादा असर नहीं आता है। तो इसलिए इस टाइप की जो एक्सरसाइजेस है ये ना तो मेरे को गोल के पास लेके जाएंगी और ना तो गोल से दूर लेके जाएंगी। तो ये वो जीरो ट्रांसफर वाली एक्सरसाइज हो गई। ऐसे ही अगर मैं 10 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग वाला वर्कआउट करने लगूंगा तो उससे मेरी बॉडी में स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ज्यादा बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि मेरी बॉडी में जो अच्छी क्वालिटी की मसल्स थी वो मसल्स भी कम हो जाए कुछ टाइम बाद। तो इसलिए इस टाइप का वर्कआउट करने से मैं अपने गोल से थोड़ा दूर चले जाऊंगा और इसी वजह से ये वाली जो एक्सरसाइजेस हैं ये हो जाएंगी एक नेगेटिव ट्रांसफर वाली एक्सरसाइज। प्लेट या डंबल को दोनों हाथ में पकड़ के आर्म रोटेशन वाली एक्सरसाइज करने से स्विमर्स को एक पॉजिटिव ट्रांसफर मिलेगा, क्योंकि जब स्विमिंग करते हैं तो उनका मूवमेंट भी कुछ इसी तरीके का रहेगा। लेकिन यही एक्सरसाइज एक स्प्रिंटर के लिए पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं देगी। जो शॉर्टपुट से थ्रोइंग वाली एक्सरसाइज रहती है जैसे कि ओवरहेड थ्रो, अंडर थ्रो या मेडिसिन बॉल से थ्रोइंग वाली एक्सरसाइज हो गई, तो इस टाइप की जो एक्सरसाइजेस रहती हैं उनका एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग रहेगा स्प्रिंटर पे भी और एक थ्रोअर पे भी। लेकिन क्योंकि वो एक्सरसाइज थ्रो से ज्यादा रिलेटेड है तो वो थ्रोअर को ज्यादा हेल्प करेंगी। दोनों को पॉजिटिव ट्रांसफर मिलेगा लेकिन थ्रोअर को ज्यादा पॉजिटिव ट्रांसफर मिलेगा क्योंकि उसका जो मेन इवेंट है वो उस चीज से ज्यादा रिलेटेड है।
सेम ऐसे ही जंप वाली एक्सरसाइज स्प्रिंटर को भी हेल्प करती है और जंपर को भी हेल्प करती है, लेकिन जंपर को वो चीज ज्यादा हेल्प करेगी एक स्प्रिंटर के कंपैरिजन में। कोई एक एक्सरसाइज किसी एक स्पोर्ट के लिए हेल्पफुल रह सकती है, लेकिन वो हर स्पोर्ट के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी। अगर एक एथलीट शॉर्ट पुट करता है और उसको अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है तो काफी सारे ऑप्शन उस एथलीट को मिल जाएंगे, जैसे कि बेंच प्रेस, मिलिट्री प्रेस और इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो ये जो 3 एक्सरसाइज है, तीनों का मूवमेंट लगभग सिमिलर है। तीनों में हम रॉड को अपनी बॉडी से दूर पुश कर रहे हैं, लेकिन इनमें से जो बेंच प्रेस है उसमें हम रॉड को अपनी बॉडी के सामने पुश कर रहे हैं, मिलिट्री प्रेस में हम रॉड को अपनी बॉडी के ऊपर पुश कर रहे हैं, और इंक्लाइन बेंच प्रेस में हम रॉड को अपनी बॉडी से एक एंगल पे पुश कर रहे हैं। अब इन तीनों एक्सरसाइज को अगर हम देखेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि शॉर्ट पुट का जो मूवमेंट है वो इस एक्सरसाइज के ज्यादा सिमिलर है। जब भी एथलीट शॉर्ट पुट करेगा तो वो सामने या ऊपर नहीं फेंकेगा, वो एक एंगल पे थ्रो करेगा, जिसकी वजह से जो इंक्लाइन बेंच प्रेस है वो एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ज्यादा सिमिलर है उस थ्रो के मूवमेंट के लिए। तो इसलिए इन तीनों एक्सरसाइज में से ये एक्सरसाइज शॉर्ट पुट के लिए एक ज्यादा पॉजिटिव ट्रांसफर देगी। अगर हमें हमारी स्पीड बढ़ानी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है, इन शॉर्ट अगर हमें कोई भी चीज को इंप्रूव करना है तो वो इंप्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे रहेंगे जो हमें सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे शॉर्ट पुट वाले एग्जांपल हमने देखा था, वो ये तीनों एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा हेल्प कौन सी करेगी? ये वाली एक्सरसाइज करेगी। अब इसमें भी ऐसे हो सकते हैं कि इससे भी ज्यादा कोई और अच्छी एक्सरसाइज होगी, और हम लोग जो भी ड्रिल्स करते हैं, एस्केप, हाई नी या स्विचिंग ड्रिल, तो ये सब चीजें करने का मतलब क्या है? ये चीजें हम लोग सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि इन चीजों का एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग आएगा हमारी टेक्निक के ऊपर। एक और चीज शेयर करना था कि हम लोग हमारी एकेडमी में हर महीने एक डीलोड वीक करते हैं, तो अभी मेरे पास अच्छा खासा डेटा हो चुका है, मतलब 13-14 महीने का डेटा है कि हर महीने किस एथलीट ने क्या चीज परफॉर्म करी, कैसे परफॉर्म किया। तो जब उस डेटा को मैंने इकट्ठा करके देखा तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चली। हम लोग 2 तरह के टेस्ट करते थे, एक स्ट्रेंथ का टेस्ट होता था और एक पावर का टेस्ट होता था। स्ट्रेंथ के टेस्ट में हम लोग स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और ओवरहेड स्क्वाट, इन चारों एक्सरसाइजेस का वेट टोटल करके उस एथलीट के वेट से डिवाइड करते थे, और पावर के टेस्ट के लिए हम लोग क्लीन और स्नैच का टोटल करके उस एथलीट के वेट से डिवाइड करते थे। इन शॉर्ट हम ये चेक करते थे कि कौन सा एथलीट अपने वजन के मुकाबले ज्यादा वजन लिफ्ट कर पा रहे किसी एक एक्सरसाइज में। और फिर जब उस डेटा को हमने उस एथलीट के 50 मीटर के टाइम के साथ इक्वेट करके देखा तो उससे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली, और वो ये थी कि अगर किसी एथलीट की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है तो उसका 50 मीटर का टाइम भी कम आ रहा था, लेकिन अगर किसी एथलीट की पावर अच्छी है तो उसका 50 मीटर का टाइम हर बार कम नहीं आ रहा था, काफी बार कम आ जाता था, लेकिन बहुत बार ऐसा हो रहा था कि किसी एक एथलीट की पावर अच्छी है लेकिन फिर भी उसकी स्पीड अच्छी नहीं है। तो अब ये चीजें टेस्ट करके मुझे ये पता चल गया कि ये एक्सरसाइज करने से एथलीट का 50 मीटर का टाइम कम हो सकता है, लेकिन ये एक्सरसाइज को और अच्छा करने से 50 मीटर का टाइम कम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब इन एक्सरसाइज का स्पीड पे एक ज्यादा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर एक एथलीट लॉन्ग जंप करता है और उसको अपने टेक ऑफ को इंप्रूव करना है तो उसको उसके लिए क्वार्टर स्क्वाट करना चाहिए, वो ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम जंप करेंगे उस टाइम पे भी हमारे घुटने ज्यादा मुड़े नहीं है, और जब क्वार्टर स्क्वाट करेंगे उस टाइम पे भी हमारे घुटने ज्यादा मुड़ेंगे नहीं। दोनों में हम इस एंगल से ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो इसलिए क्वार्टर स्क्वाट का एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग रहेगा हमारे टेक ऑफ के ऊपर। लेकिन फिर भी मैं अकेडमी में बहुत सारे एथलीट्स को क्वार्टर स्क्वाट करने के लिए देता ही नहीं हूँ वर्कआउट में, मतलब उनके वर्कआउट में फुल स्क्वाट ज्यादा रहता है। अब ऐसा क्यों करता हूँ? फुल स्क्वाट और क्वार्टर स्क्वाट दोनों में से जो क्वार्टर स्क्वाट है वो हमारे टेक ऑफ को ज्यादा हेल्प करेगा, इवन स्प्रिंटिंग में भी जो क्वार्टर स्क्वाट है वो ज्यादा हेल्प करेगा हमें। फिर भी हम फुल स्क्वाट क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो फुल स्क्वाट है उसका भी एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग रहेगा क्वार्टर स्क्वाट के ऊपर। मतलब आप खुद देखो, अगर हमें हमारे टेक ऑफ को इंप्रूव करना है तो उसके लिए हमें हमारे क्वार्टर स्क्वाट को इंप्रूव करना होगा, लेकिन अगर हम फुल स्क्वाट करेंगे तो उससे हमारा क्वार्टर स्क्वाट भी इंप्रूव होता है। तो इस लॉजिक से जो फुल स्क्वाट है वो हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाने में हेल्प करेगा, जिसको हम बाद में इस चीज में ट्रांसफर करेंगे और इस चीज को बाद में हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। अब इतनी बड़ी कहानी जो आपने इतने पेशेंस के साथ सुनी है उसका एक कंक्लूजन हम लोग समझते हैं, और यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी स्पोर्ट करते हो, कोई भी इवेंट करते हो, लॉन्ग जंप करते हो, स्प्रिंट करते हो या फिर लॉन्ग रनिंग करते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, जो भी चीज आप करते हो, आपको ये वीडियो खत्म होने के बाद एक चीज करनी है, और वो क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक पेपर लेना और सबसे ऊपर अपने इवेंट का या अपने स्पोर्ट का नाम लिखना है। आपको एक साथ 2 चीजों का मैं करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि आप फुटबॉल खेलते हो या फिर मान लेते हैं कि आप लॉन्ग जंप करते हो, एकदम अपोजिट चीज है, और जैसे हम इनका करेंगे ऐसे ही आपको अपने स्पोर्ट का करना है। आपके स्पोर्ट के लिए कौन सी 2-3 क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको वो लिस्ट डाउन करना है। अगर आपको एक अच्छा फुटबॉलर बनना है तो उसके लिए आपके पास एंड्योरेंस होना चाहिए, आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, और साथ में आपकी
स्पीड और एजिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग जंप करते हो तो फिर आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी पावर और एक्सप्लोसिवनेस अच्छी होनी चाहिए और साथ में आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे आप सब अपने स्पोर्ट के लिए कौन सी 2-3 मेन क्वालिटीज है उनको लिस्ट कर लेना। अब देखो, जैसे फुटबॉलर के लिए एंड्योरेंस इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वैसे ही एंड्योरेंस को ट्रेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन उनमें से हमें वो तरीका चूज करना होगा जिसका हमारे फुटबॉल पे ज्यादा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग रहेगा। स्विमिंग करने से भी एंड्योरेंस बन जाएगा, साइकिलिंग करने से भी एंड्योरेंस बन जाएगा और 10 किलोमीटर रनिंग करने से भी एंड्योरेंस बन जाएगा। लेकिन ये तीनों चीजें हमारे फुटबॉल में उतना ज्यादा हेल्प नहीं करेंगी। अगर हमें फुटबॉल के लिए स्पेसिफिक एंड्योरेंस चाहिए तो उसके लिए हमें एक तरीके से स्प्रिंट एंड्योरेंस चाहिए रहेगा, या फिर एक स्पोर्ट स्पेसिफिक एंड्योरेंस हम लोग मान सकते हैं। मतलब हमें कोशिश करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलें। अगर हम हफ्ते में 1 मैच खेल रहे हैं तो उसकी जगह हम हफ्ते में 2 या 3 दिन मैच खेलने लग जाए। जितने ज्यादा मैच हम लोग खेलेंगे उतना ज्यादा हमारा एंड्योरेंस भी बिल्ड होते रहेगा। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने फुटबॉल के लिए 3 मेन क्वालिटी देखी थी, ऐसे ही आप एंड्योरेंस के लिए 3 वो मेन तरीके ढूंढ लो जिनको यूज करके आप अपनी एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हो। ऐसे ही लॉन्ग जंप में अगर आपको पावर इंप्रूव करना है तो पावर को इंप्रूव करने के लिए कौन से 3 मेन एक्सरसाइज आप डिसाइड करना चाहते हो वो आप डिसाइड कर लो। जैसे पावर को आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर में डिवाइड कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल पावर कैसे इंप्रूव करोगे? आप हॉप बाउंड करोगे, टेक ऑफ ड्रिल्स करोगे, ब्रॉड जंप जैसे एक्सरसाइजेस करोगे। वर्टिकल पावर को इंप्रूव करने के लिए आप क्या करोगे? हर्डल पे कंटिन्यूअस जंप्स कर लोगे, स्क्वाट जंप कर लोगे वेट के साथ में। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है ना, ये यहीं पे खत्म नहीं होगा। ये आप जितना चाहे उतना आगे लेके जा सकते हो, जितना हो सके उतना डिटेल्ड आप इसे बना सकते हो। और जब आप ये चीज करोगे ना तो आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी और फिर आप उन सब चीजों को यूज करके अपना एक वर्कआउट बनाओगे या फिर उन चीजों को अपनी ट्रेनिंग में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। तो फिर उससे आपका जो गेम है, उससे आपकी जो इवेंट की परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है ना, तो सभी एथलीट्स के पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मतलब आज से 30-40 साल पहले ना एथलीट्स को कुछ मिलता ही नहीं था, उनको समझ में नहीं आता था क्या करें, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ही कम रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से क्या चीज़ करें। और इतना ज़्यादा जो कंफ्यूजन होता है उससे बचने के लिए ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब आप ये डिसाइड कर लो आपके लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इंप्रूव करने के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर उसको इंप्रूव करने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए। और जब आप ये चीज़ अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा के करोगे ना तो आप बहुत सारी फालतू चीजों से बच जाओगे। और जब आप ये चार्ट बनाओगे तब आप एक और चीज ध्यान रखना कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों को रखना जिसका एक ज्यादा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग रहेगा। इसका एक और एग्जांपल समझ लो। मान लो कि आपकी शादी है, आप अपनी शादी में किसको बुलाओगे? दादा दादी को बुलाओगे, मामा बुआ, तो इन सब क्लोज रिश्तेदारों को ही हम बुलाएंगे। क्या आप अपने दादा की बुआ के पोते के चाचा की बुआ के मामा के बच्चे को अपनी शादी में बुलाओगे? ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे। तो सेम वही चीज आपको ये चार्ट बनाते हुए ध्यान रखना है। जो चीज उस क्वालिटी के एकदम पास में है ना, आप उसी चीज को ऐड करना। उसमें बहुत ज्यादा ऐसे दूर की चीज को वहां पे ऐड मत करना। जैसे लॉन्ग जंप के लिए पावर इंपॉर्टेंट थी तो पावर के नीचे आप वो चीज ऐड करना जो लॉन्ग जंप के लिए ज्यादा रिलेटेड है। जैसे जो क्लैप पुशअप है वो भी हमारी पावर को इंप्रूव करेगा, लेकिन उसे हमें वहां पे ऐड नहीं करना है क्योंकि ये चीज हमारे लॉन्ग जंप के लिए ज्यादा रिलेटेबल नहीं है ना, थोड़ा ये दूर है उस चीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक था, मतलब यूजुअली ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो उसके लिए आप कमेंट में यस टाइप कर सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।